देखो, अपोजिशन को लिए बोलने के लिए अभी जो अपोजिशन वाले हैं वो बोलते हैं, कोई जैसे उतना मैं बड़ा नहीं है उनके वो बारे में बोलूं, लेकिन जब बड़ा नेता ऐसा बात करता है, ये नेहरू की देन है, तो मैं कहना चाहूँगा नेहरू जी 1965 में एक्सपायर हो गए और इसरो की स्थापना 1969 में हो गई है। हमने कई कंप्लेंट किए, वहाँ ड्रग्स माफिया है, भू माफिया है, जो लोगों को धमका डरा के पैसा वसूली करने वाले लोग हैं। आज भी ऐसे इलाके में अगर आप अंधेरी से रिक्शा पकड़ेंगे और मलाड जाना है, वो पूछता है रिक्शा वाला मलाड में कहाँ जाना है। सुनील कोहली सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है सर। थैंक यू मोनी जी, आप और आपकी टीम यहाँ मेरे मलाड के ऑफिस में आए और आज काफ़ी आपसे बात होगी, हर विषय पे, हर समस्या पे आपके साथ डिस्कस होगा और आपका फोरकास्ट चैट जो है उसका बहुत बहुत हम आभारी हैं। थैंक यू सर, आपने आपके बिजी शेड्यूल से हमें टाइम दिया सर। एक्चुअली सर आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे अपने स्कूल की याद आ गई है। एक्चुअली मैं कॉन्वेंट स्कूल में था और वहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन सब लोग थे, तो वहाँ पे लेकिन कोली समाज के बहुत थे और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कोली समाज के। तो मुझे सेंट एंथोनी में थे? नहीं सर, मैं सेंट जोसेफ में था। सेंट जोसेफ में, अच्छा। तो आज आपसे मिलकर डिस्कशन हुआ, मुझे स्कूल की याद आ गई सर। मुंबई इज कॉस्मोपॉलिटन सिटी। Yes, sir. और उसमें पूरे देश में जितने लोग, जितने भाषा के लोग रहते हैं, जितने पंथ के लोग रहते हैं, जितने जाति के लोग रहते हैं, उतने मुंबई में उसका कुछ न कुछ अंश यहाँ रहता है। और ये मुंबई एकदम पूरा हिंदुस्तान का एक आईना है। यस सर। सर इसमें मैंने देखा है सर, अगर हम बात करें मुंबई की, जैसे कि आपने कहा कि कॉस्मोपॉलिटन है, लेकिन सर यहाँ पे कास्टिज्म की भी बहुत बातचीत होती है, आपको तो पता ही है सर। डोंट यू थिंक सर कि ये जो कास्टिज्म होता है, जैसे कि कुछ ना कुछ जैसे कि कास्ट को एकदम बैकवर्ड में डाला जाता है, डोंट यू थिंक ये गलत है कहीं ना कहीं? देखिए, कास्टिज्म तो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और मुंबई की बात करें तो मुंबई में बहुत सारी समस्याएं हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आज के अपने डिस्कशन में, मैं मलाड विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का अध्यक्ष हूँ, तो मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप मुझे ये सवाल पूछेंगे कि जो मलाड से रिलेटेड है, मलाड असेंबली से रिलेटेड है, वो सवाल पूछेंगे। और मैं जो कोली समाज का नेतृत्व करता हूँ, कोली समाज के बारे में आप अगर कुछ हमको सवाल पूछेंगे तो उसके बारे में मैं काफ़ी अच्छी तरह आपसे डिस्कस करूँगा और वो हेल्दी एंड वेल्दी डिस्कशन होगा। सर योगिता मैम काफ़ी अच्छा कर रहे पॉलिटिक्स में, उसके उनके बारे में क्या कहेंगे सर आप? योगिता कोहली भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका है, मेरी धर्मपत्नी है और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने योगिता कोहली को यहाँ से मौका दिया और मौका देने के बाद सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी ने दिन रात मेहनत की। हमारा भी यहाँ काफ़ी अच्छा संपर्क था क्योंकि मैं बॉर्न एंड बॉटम यहाँ का ही हूँ, सन ऑफ सॉइल हूँ, यहाँ का पूरा भूमिपुत्र हूँ, तो यहाँ की मुझे काफ़ी अच्छी जानकारी थी। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड से चुनाव लड़ी और जब योगिता कोहली यहाँ से चुनाव लड़ी तभी भारतीय जनता पार्टी इसके पहले कभी भी कॉरपोरेशन का यहाँ से चुनाव नहीं लड़े थे और ये पहला मौका था कि योगिता कोहली को बीजेपी के रूप में, कैंडिडेट के रूप में यहाँ लड़ने का मौका मिला। और इसमें इसके पहले का पास्ट हिस्ट्री बोलूँ तो यहाँ से हर वक्त शिवसेना बीजेपी की युति रहती थी और यहाँ से शिवसेना जीत के आती थी। पिछले 2 टर्म मनसे का यहाँ बोलबाला था, मनसे भी यहाँ मजबूत थी। और उस स्थिति में जब 2017 में बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़ी, तब हमें यहाँ लड़ने का मौका मिला, तब हम पूरे डट के लड़े। और मुझे पूरे अभिमान से और गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि पूरे भारतीय जनता पार्टी की मेहनत, कार्यकर्ता की मेहनत और लोगों ने हमें आशीर्वाद इस तरह दिया कि पूरा मुंबई में हम सेकंड हाईएस्ट वोट से जीते, 17,000 मार्जिन से हम लोग यहाँ जीते। इसके लिए हमें उसका अभिमान है। सर एक फैमिली में 2 पॉलिटिशियन होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चर्चा तो होती रहती है सर, तो कभी ना कभी मतभेद होती है सर कि नहीं ये आपने ऐसा नहीं किया, ऐसा किया। ऐसा है। योगिता कोहली मेरे मिसेस होने के कारण उसको टिकट मिली और मैं पॉलिटिक्स में, मेरे स्कूल के कॉलेज के जीवन से ही मैं मेरे पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन ये सीट लेडीज़ ओबीसी होने के कारण योगिता कोहली को टिकट मिली और वो जीत के आई। और हम लोग काफ़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग से पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। सर पॉलिटिक्स अगर हम कहें तो बहुत सारी चैलेंजेस फेस करने पड़ते पॉलिटिक्स में। नए नए लोग आते हैं जो जूने भी हैं, नए भी हैं। आपको लगता है कि पॉलिटिक्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत सारी इश्यूज होते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है,
इसमें कोई ना कोई एक अलग एक सॉल्यूशन आना चाहिए जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखिए, हर फील्ड में आपको कंपटीशन है, और आज की पॉलिटिक्स तो आप प्रेस वाले के और मीडिया वाले लोगों के पूरे आशीर्वाद से इतनी फास्ट और इतनी चैलेंजिंग हो गई है कि आप दिन में उठने के बाद सोने तक क्या करते हो उसके उसके ऊपर पूरा आपके ऊपर वॉच रहता है। और एक पॉलिटिक्स में काम करने के वक्त लोगों का काम करना चाहिए। सुबह उठ के यहाँ मैं ऑफिस में बैठता हूँ, जो भी पॉलिटिशियन है, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है, हमारे आदरणीय खासदार गोपाल शेट्टी जी 9 बजे उठ के ऑफिस में बैठते हैं, लोगों को मिलते हैं, तो उनके आदर्श पे नज़र रखते हैं। हम भी यहाँ सुबह सुबह लोगों को मिलते हैं, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और हर फील्ड में जैसा चैलेंजिंग है वैसा पॉलिटिक्स में ऑफकोर्स चैलेंजिंग है। नए नए लोग आते हैं, नए नए इशू है। पहले इशू क्या रहते थे, आपका गटर साफ नहीं हुआ, मैं लोकल लेवल की बात करूँगा, गटर साफ नहीं हुआ, कचरा नहीं उठाया गया, पानी नहीं आया। लेकिन आजकल पॉलिटिशियन से लोगों की अपेक्षा बड़ी है, हर चीज़ के लिए, स्कूल के एडमिशन का हो, कॉलेज के एडमिशन का हो, बच्चों को नौकरी का इशू हो, कभी आजू बाजू में किसी का पुलिस स्टेशन का कुछ लफड़ा हो जाता है, केसेस होता है, कोर्ट का कानूनी सलाह, हर चीज़ में पॉलिटिशियन की लोग मदद लेते हैं। और जो अच्छा पॉलिटिशियन रहता है वो लोगों की मदद करता है, और जो जितना मदद करता है, जितना लोगों को अप्रोच होता है, हॉस्पिटल का किसका इशू हो उसमें अगर मदद करता है, किसका फैमिली डिस्प्यूट हो उसको अच्छी तरह सुलह करता है, तो लोग एक दूसरे से चर्चा करते हैं। रही बात गटर, टॉयलेट और गटर की, वो तो सब काम तो हम लोग करते ही है, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियन के ऑफिस में आपको हमेशा भीड़ जब दिखती है तो काम करता है, इसके लिए आपको भीड़ दिखती है। तो चैलेंजिंग पॉलिटिक्स में है, चैलेंज हर जगह पॉलिटिक्स में है। और जो नए नए आ रहे हैं, आज का आने वाला समय का जो पॉलिटिक्स होगा वो एजुकेटेड लोगों का पॉलिटिक्स होगा। आने वाले समय में शायद आज हम वोटिंग के लिए लाइन लगा रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों को, आने वाले समय में हमारा आधार कार्ड और मोबाइल आपका बहुत बड़ा जरिया रहेगा। शायद आने वाले समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या मोबाइल पे भी वोटिंग हो जाएगी और आपका कभी वोटिंग हो जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको हर जो मीडिया आपको दिया गया है, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, हर चीज़ से आपको लोगों के संपर्क में रहना। सर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास लोग आते हैं लेकिन वो कभी ना कभी सॉल्व नहीं हो पाते, तो उसमें आपको पर्सनली इफेक्ट कुछ गिरता है? देखिए, ऐसा है, लोग जब प्रॉब्लम लेके आते हैं तो कोई कोई ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं जो 100% सॉल्व अपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड रहते हैं, कोई प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड होते हैं, और कोई प्रॉब्लम अधिकारी का जो काम करने का तरीका रहता है, अधिकारी से किस तरह काम करके लेना चाहिए, वो एक पॉलिटिशियन, सूझबूझ वाले पॉलिटिशियन को बराबर समझता है। और अधिकारी जो वर्ग रहते हैं, मोस्टली हम कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो वो उसको नेग्लेक्ट करके कोई टेक्निकल इशू बता के वो काम नहीं करने का वो करते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, 100% लोगों को सेटिस्फेक्शन करके भेजना। पॉलिटिकल को एक सर दूसरा एक समाज सेवा ही कहा गया है, इट्स अ समाज सेवा, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में आते अलग अलग कॉन्सेप्ट लेकर, या उन्हें सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है सर। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये जो एक चीज़ है पॉलिटिक्स इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं इसमें अलग अलग चीज़ें आकर ये एक नाम खराब हो रहा है, कुछ कुछ पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिक्स इंडस्ट्री का नाम खराब हो रहा है? तो ऐसा अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स 100% समाज सेवा है, लोगों की सेवा करना है। लेकिन उसके बाद आप नज़ारे देख रहे हो, कोरोना के काल में क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, कितने मिनिस्टर्स के ऊपर ईडी का इंक्वायरी चल रहा है, कितने करप्शन के अंदर है, तो एक चर्चा का विषय है। अगर हम लोग पूरा हिंदुस्तान का हिस्ट्री देखेंगे तो जो भी बड़े पॉलिटिशियन बने हैं, मिनिस्टर्स बने हैं, एमएलए बने हैं, अगर पूरा 1947 से अगर हिस्ट्री देखेंगे तो पूरा करप्शन से भरा ही इंडिया का पॉलिटिक्स था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि लोगों तक हम लोग 1 रुपया अगर भेजते हैं तो उसमें 100 रुपया अगर भेजते हैं तो उसमें से 1 रुपया ही लोगों तक पहुंचता है, 99 रुपया लोग बिचौले और वो करते थे। लेकिन आज हमें गर्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी 2014 से एक हिंदुस्तान को ऐसा नेतृत्व मिला है, कर्तृत्ववान प्राइम मिनिस्टर मिला है, जिसके तहत हम देख रहे हैं किसानों को जो मदद दी जाती है, बाढ़ पीड़ितों को जो मदद दी जाती है, और लोगों को जो मदद दी जाती है सीधा उनके मोबाइल के ऊपर, डायरेक्ट उनके पास मोबाइल
पे पहुंच जाती है, लोगों की मदद डायरेक्ट उनके पास पहुंचती है, कोई भी बिचौलिया कोई भी मिडल मैन के पास वो नहीं जाता है और लोगों को उसका फायदा हो रहा है, उससे करप्शन काफी कम हुआ है। और आज हम देखेंगे हिंदुस्तान का 1947 से 2014 तक का पूरा इतिहास और 2014 से आज 9 साल के इतिहास में आज डेवलपमेंट हम देखेंगे। हिंदुस्तान में कभी सोचा नहीं था बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। आपने देखा होगा कश्मीर में इतने बड़े बड़े ब्रिज बने, रेलवे लाइंस पहुंची, आसाम तक हम अच्छी जो नॉर्थ ईस्ट था वहाँ हम पहुंच नहीं पा रहे थे, वहाँ हम लोग डेवलपमेंट किया। आज हमारा अगर मुंबई की बात करेंगे तो कोस्टल रोड का लगभग काम पूरा हुआ है, नावा शेवा शिवड़ी का जो ब्रिज है वो लगभग पूरा हो गया है। और कई ऐसे समृद्धि महामार्ग आप देखेंगे मुंबई से नागपुर जाने वाला, ये कितना ये डेवलपमेंट है हिंदुस्तान को जोड़ने वाला। यहाँ से आप मुंबई से निकलेंगे दिल्ली 8 घंटे में बाय रोड पहुँचेंगे। तो ये 9-10 साल में जो कारनामे हुए हैं, और सबसे बड़ा कारनामा तो पिछले 2-3 दिन के पहले का आप कारनामा देखेंगे, चांद पे पहुँचने वाला हमारा हिंदुस्तान जो साउथ पोल है उसके ऊपर पहुंचने वाला एक पूरा वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में पूरा हिंदुस्तान पहला ऐसा देश है जो साउथ पोल में सफलतापूर्वक लैंडिंग की और चंद्रयान 3 हमारा पूरा सक्सेसफुल हो गया। आने वाले समय में 2024 के बाद हिंदुस्तान का पूरा इतिहास पूरा चेंज होने वाला है और एक जो भ्रष्टाचार की पूरी गंगा बह रही थी 2014 के पहले वो पूरी तरह स्टॉप हो जाएगी और लोगों को भी एक सुविधापूर्वक, अगर आपने गौर से हमारे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण सुना होगा तो आने वाले समय में जीएसटी और ये सब टैक्स के बाद एक ऐसा कोई टैक्स लगाया जाएगा जिससे और डेवलपमेंट के लिए पैसा आएगा और सबको सहूलत हो जाएगी। इस तरह का काम पूरा हिंदुस्तान में। सर आपने आपके आने के बाद आपने क्या क्या डेवलपमेंट की है मलाड में? स्पेशली मलाड में खास करके मुझे अभिमान होएगा कहने के लिए, योगिता कोहली भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका के रूप में 2017 में नगर सेवक होने के बाद मैं खास करके आपको जिक्र करूंगा एसवी रोड। आज आप देखेंगे जो हमारा टेरिटरी है, उनका वार्ड है योगिता कोहली का, उसको हमने कंटिन्यूअसली फॉलोअप करके चिंचौली सिग्नल से लेके मारवे रोड के सिग्नल तक आज देखेंगे जो 35 साल 40 साल में नहीं हुआ वो एसवी रोड का पूरा वाइंडिंग हो चुका है। आज देखो आज एक हिस्टोरिक काम हुआ है। उसके बाद मलाड स्टेशन के बाद एमएम मिठाई के वाले जो दुकान है वहाँ इतना रोड, आनंद रोड जिसको कहते हैं, इतना रोड अंदरूनी था, वहाँ आने जाने में लोगों को तकलीफ हो गई। और आज रोड को पूरा हमने पूरा आरएल क्लियर करके एमएम मिठाई और जितने भी अनऑथोराइज जो भी थे या अथोराइज थे उनको स्थलांतरित करके उसका उचित मुआवजा देके हम लोग ने वो रोड क्लियर किया, ये लोगों के लिए किया। आज जहाँ हम बैठे जो गावठन है, ये गावठन की परिस्थिति मैं कहूँगा कि 50 साल के बाद ये गावठन में बीएसटी की व्यवस्था नहीं की थी। तो बीएसटी की एसी बस की व्यवस्था की, यहाँ से भुजाले तालाब से स्टेशन जाने के लिए एसी बस की व्यवस्था की और वो भी सिर्फ 6 रुपये में एसी से आदमी स्टेशन तक जा सकेगा क्योंकि रिक्शा वालों की काफ़ी दिक्कत थी। दूसरा एक इशू ऐसा है पूरा मलाड के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक हम लोग डीपी ओपन कर रहे हैं जो चिंचौली बंदर का जो सिग्नल है, चिंचौली फाटक का सिग्नल है यात्री होटल से, वो पूरा आनंद रोड यानी वो रोड हम लोग क्लियर कर रहे हैं। लोगों को आने जाने के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी। यहाँ के जितने भी रोड थे उसका सीमेंट कंक्रीटीकरण करने का काम किया। सबसे बड़ी बात एसवी रोड का, अगर आप हिस्ट्री सुनेंगे इसके पहले का पास्ट हिस्ट्री 2017 के पहले, तो एसवी रोड पे थोड़ा सा भी पानी गिरता था, घुटने के ऊपर पानी भर जाता था और लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। हमेशा की समस्या थी, वो समस्या हमेशा के लिए दूर की। हमारे यहाँ जकीरिया रोड है, नेवी कॉलोनी है, सोमवार बाजार है, यहाँ पानी भरता था। आज बारिश में वो सब लगभग हमने समस्या पूरी की है कि जरा भी बारिश में पानी नहीं भरता है और सब लोगों को सुविधा देने का हमने काम किया है। दूसरा एक सबसे बड़ा काम हमने किया है जो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एलपीजी का जो गैस लाइन का हमने स्मशान भूमि था उसका पूरा योगिता कोहली हेल्थ कमेटी की मेंबर थी तो उसके लिए भी फंड लाके वो भी हमने बरसों से मांग थी लोगों की, वो भी गैस का वो हमने चालू किया है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मलाड सर? अगर हम बात नॉट ओनली मलाड, मुंबई, महाराष्ट्र एंड इंडिया, मलाड के बारे में अगर आप पूछेंगे तो मलाड का फ्यूचर आने वाले समय में बहुत ब्राइट है। आने वाले समय में मलाड में लोगों की इच्छा से
जो लोगों की नस जानता हो, लोगों की समस्या जानता हो, डेवलपमेंट के बारे में जानता हो, ऐसा अगर आने वाले समय में हमें एमएलए के रूप में प्राप्त हो जाता है, जो लोगों को समझ सकता है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा इन्फिनिटी मॉल से लगुन रोड वो एक फ्लाईओवर बनेगा, लगुन रोड से ओशिवरा वो एक फ्लाईओवर बनेगा, वर्सोवा से मड एक फ्लाईओवर बनेगा, मारवे से मनोरी एक फ्लाईओवर बनेगा, और उसके बाद हम लोग जो स्पॉट पे आते हैं चारकोप नाके पे, वहां से एक फ्लाईओवर बनेगा। लोगों की ये रोड की समस्या दूर हो जाएगी। और मलाड के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि एक और पूरा रेलवे लाइन बिछाए है और दूसरी ओर पूरा समुंदर है, और समुंदर को आप पहली बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की, एकनाथ शिंदे की शिवसेना सरकार बनने के बाद जो एसटीपी प्लान बना, वो आज तक किधर भी नहीं था। हमारे इतने खूबसूरत समुंदर है, लेकिन हमारा सीवर का पानी डायरेक्ट समुंदर में जाता है, उसके ऊपर कोई भी फिल्ट्रेशन करके, उसके ऊपर कोई प्रक्रिया करके वो समुंदर में नहीं छोड़ता है। लेकिन मुंबई में 7 ऐसे एसटीपी प्लान बनाए हैं जिससे मलाड का और खूबसूरत नज़ारा हो जाएगा। आपको खास करके मलाड के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से अगर आप मारवे से आगे निकल जाते हैं, हमला के आगे निकल जाते हैं, तो आपको एक ऐसा लगेगा कि आप विलेज में आए, गांव में आए। दोनों ओर पूरा झाड़ी और अंदर से वो रास्ता जाता है, और आपको मालूम है पूरा फिल्म इंडस्ट्री के लोग वहाँ शूटिंग करने के लिए आते हैं। तो मलाड का भविष्य वो बहुत अच्छा है। एक तरफ समंदर है, एक तरफ पूरा बसे हुए लोग हैं। तो मलाड आने वाले समय में बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल डेवलप करेगा। और जो कोस्टल रोड जो बनने वाला है, कोस्टल रोड, वो भी मलाड से टच होते जाएगा, तो मलाड को और बहुत आने वाले समय में खूबसूरत होगा। और आने वाले समय में जो डेवलपमेंट की जो पुरानी बिल्डिंग है, उनको अच्छा सा एफएसआई मिलेगा। पिछली बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने घोषणा की कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो 9 मीटर की रोड की जो मर्यादा है, तो आपका अगर डेवलपमेंट करना है तो 4.5 मीटर रोड छोड़ के आप डेवलप कर सकते हो, बाकी 4.5 मीटर का बाद में देख लेंगे। तो इस तरह की लोगों को सुविधा देंगे, तो पुरानी चौली है, पुरानी बिल्डिंग्स है, और डेवलप होगी और लोगों को रहने के लिए अच्छी सुविधा होगी। पॉलिटिक्स में आपके आइडियल कौन है? हम बीजेपी में काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का मैं मलाड विधानसभा का अध्यक्ष है। तो हमारा आइडियल तो वही हो सकता है जो पूरे विश्व का आइडियल्स है, पूरे देश का आइडियल्स है, और वही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे पॉलिटिकल आइडियल। सर, बहुत सारे स्टेट्स है, सिटीज़ है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। लाइक अगर हम पानी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी है, वाईफाई। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये जो एक स्टेट गवर्नमेंट है उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है? तो कहीं ना कहीं इस पर कुछ काम करना चाहिए। ये सवाल आप अगर पॉलिटिकल पूछते हो तो मैं उस तरह से जवाब दूंगा। एक हिंदुस्तान के नागरिक के नाते अगर मुझे ये सवाल पूछेंगे, तो मेरा ये कहना है कि लोगों का पैसा है, लोगों के डेवलपमेंट में खर्चा होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर लोगों को फ्री में देते हैं तो उसका लोगों को महत्व महसूस नहीं होता है। हर चीज़ अगर हम कॉस्ट दे के खरीदते हैं तो उसका हमें पूरा महत्व मालूम पड़ता है। आने वाले समय में गरीबों को मदद होनी चाहिए, गरीब स्टूडेंट्स हैं उनको मदद होनी चाहिए, नौकरी में सबको बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, अगर कोई आपदा आती है, कोई अकाल आता है, कोई बाढ़ आती है, तो लोगों को आप मदद ज़रूर पहुंचाना चाहिए। लेकिन लोगों के लिए एक हमेशा कोई भी चीज़ फ्री देने का ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ करते हैं, जितना यूज़ करेंगे उतना पे करना चाहिए। हाँ, सरकार ने उसके बारे में ज़रूर जो बिजली के दाम बढ़े हैं उसमें कहाँ कटौती लानी चाहिए, उसमें फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। लेकिन कोई भी चीज़ लोगों को फ्री में देना नहीं चाहिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान की अगर हिस्ट्री देखेंगे तो एक कुछ परसेंट लोग सिर्फ टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, और उनके इनकम टैक्स पे पूरा हिंदुस्तान का डेवलपमेंट चल रहा है, हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी चल रही है, पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है। तो जो टैक्स पर पैसा भरते हैं, देश के लिए पैसा भरते हैं, ईमानदारी से पैसा भरते हैं, तो उनका पैसा उचित जगह के ऊपर खर्चा होना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए खर्चा होना चाहिए।
अच्छे कॉलेजेस बनने चाहिए, अच्छे स्कूल बनने चाहिए। और जहाँ तक सवाल अगर मुझे पूछा जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर देश में और हमारे देश में एजुकेशन और मेडिकल जो भी आपकी दवाएं है वो लोगों को अगर उसको सहूलियत मिले, उसमें अच्छा आप प्रगति करें और लोगों को वो दे दें तो लोगों को उसका फ़ायदा होगा। उससे आपका स्टेट भी डेवलप होगा, पूरा देश भी डेवलप होगा। और जो आदत लगाई है और वहाँ के जो बिजली फ्री देने का, ये लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को फ्री दे के लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को आप उसके अधीन बना रहे हैं। आप लोगों को रोज़गार दो, लोगों को अच्छी शिक्षा दो, उनको हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था करके दो। तो ये सब आप करो। आप बिजली फ्री दे के खाली वोटिंग के लिए लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, ये ठीक नहीं है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। पॉलिटिक्स फील्ड को छोड़ के सर आपकी हॉबीज़ क्या है? आपको और क्या क्या पसंद है सर? ऐसा तो मैं बेसिकली क्रिकेटर हूँ। ओके। मैं कॉलेज टीम में 2 बार इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट में का चैम्पियन था, मैं खुद कैप्टन था। और जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो क्रिकेट है वो क्रिकेटर पहले के क्रिकेटर के ज़माने में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बिजी होते हैं, उनको फेम भी अच्छा मिलता है, पैसा भी अच्छा मिलता है। लेकिन मेरे ज़माने की अगर मैं बात करूं तो क्रिकेटर बनने की बहुत मन से इच्छा थी। मैं मिडिल क्लास फैमिली में था, फिर भी एक बैट खरीदने के लिए हमको काफ़ी कुछ पैसा घर से अवेलेबल नहीं हो सकता था, एक शूज़ लेने के लिए पैसा अवेलेबल नहीं हो सकता था, खाने पीने में हम लोग सक्षम थे। लेकिन रोज़ यहाँ से 5 बजे उठ के 15 मिनट मलाड स्टेशन चल के जाना, उसके बाद दादर ट्रेन पकड़ना, दादर वेस्ट में उतर के वो ब्रिज क्रॉस करके शिवाजी पार्क जाना, और शिवाजी पार्क में सुबह 6:30 बजे 6:45 बजे जो भी नेट प्रैक्टिस होता था वो रेलवे ब्रिज पे नेट अपना रेलवे इसके पिच पे नेट प्रैक्टिस करके फिर घर पे आके फिर कॉलेज अटेंड करना, ये हमने अपने लाइफ में किया। तो मेरी हॉबीज़ तो ऑब्वियसली क्रिकेट है। और मुझे गर्व है कि सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, अजीत अगरकर, इनके साथ हमने क्रिकेट में नेट में कई बार हमने मैचेस खेले हैं, प्रैक्टिस किए हैं। तो मेरी ऑब्वियसली हॉबीज़ क्रिकेट है। आपकी बेटी सर MBBS कर रही है एंड आपके बेटे MD, उन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है सर? व्हाट आर देयर प्लानिंग्स? आज तो मेरा लड़का MD कर रहा है रेडियोलॉजी में ऊपर हॉस्पिटल में, और लड़की MBBS कर रही है 3rd ईयर में। तो मैं तो उनको कहना चाहूँगा पॉलिटिक्स जब होना है वो भी हो जाएगा, पहले तो अपने स्टडी पे ध्यान लो, अपना करियर अच्छा करो। और सबको मैं यही सलाह दूंगा, पहले अपना करियर अच्छा करो, इनकम के साधन बनाओ और अपने पहले पैर पे अच्छी तरह खड़े हो जाओ और फिर लोगों की सेवा के लिए जाओ। और वैसा बेसिकली मेरा लड़का जब MBBS पास हुआ था, वो भी MBBS होने के बाद कोरोना के पीरियड में डॉक्टर लोगों की बहुत ज़रूरत थी। मैं आपको कहूँगा डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो रहे थे क्योंकि हर जगह वैक्सीनेशन सेंटर खोले थे। तो मेरे लड़के को मैंने रिक्वेस्ट करने के बाद बोला तू प्रैक्टिस मत करो, ये BMC का जो चौकसी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर जो पहला मलाड में शुरू हुआ, बोला वो संभाल लो। और उसमें उसका जो काबिलियत थी, उसका जो क्वालिफिकेशन था, उसके ऊपर वो सिलेक्ट भी हुआ और पूरा वैक्सीनेशन सेंटर उसने संभाला। और हज़ारों लोगों को कोरोना के पीरियड में जब एक दूसरे को लोग छूने के लिए डरते थे, उस टाइम उसने कम से कम वो वैक्सीनेशन सेंटर से 15 से 20 हज़ार लोग वैक्सीन लेके गए और मलाड की जनता की उसने डॉक्टर होने के नाते काफ़ी अच्छी सेवा की। तो बोलते हैं ना, तो जो ब्लड में रहता है लोगों की सेवा करने का। और पॉलिटिक्स को जो लोगों की सेवा करने के लिए मैं पॉलिटिक्स करके नहीं समझता हूँ। उनको बच्चे लोगों को मैंने कहा है जितना हो सकेगा उतना लोगों की सेवा करो, पॉलिटिक्स जब होना है वो भी हो जाएगा, लेकिन सेवा में कभी भी आप पीछे मत रहो। तो डॉक्टर पवन ने भी कोरोना के पीरियड में लोगों की अच्छी सेवा की, हज़ारों लोगों को वैक्सीन दिया। इसके लिए मुझे और योगिता को, मेरी मिसेस नगर सेवक योगिता को, उसके लिए गर्व है। सर डे बाय डे अगर हम देखें तो मुंबई का जो है पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ते जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग अब स्टेट्स बदल रहे हैं, कोई गुजरात जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है।
और कुछ कुछ लोग एजुकेशन के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। सर आपको नहीं लगता कि अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जो यंगस्टर्स है, अगर हमने रेशियो निकाला अगर लास्ट ईयर का एक साल के अंदर कुछ 1.25 लाख यंगस्टर्स इंडिया छोड़कर आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। लाइक वहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हें ओपन इन्विटेशन दिया है एजुकेशन के लिए। आपको नहीं लगता ये ड्रॉबैक है हमारे हिंदुस्तान के लिए सर, कहीं ना कहीं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू? ऐसा नहीं है। आज आपको मैं बताऊंगा, हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे यंग जनरेशन हिंदुस्तान में है। और जहाँ तक आप बात करेंगे 2 साल पहले 3 साल पहले की बात, तब लोगों को एक एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं कहना चाहूँगा जो एजुकेशन के लिए, पढ़ाई करने के लिए बच्चे लोग आउट ऑफ इंडिया गए थे, रशिया गए थे, यूरोप गए थे, लेकिन जैसा ही यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ तो बच्चे लोगों को सेफली यहाँ इंडिया में लाने के लिए जो कसरत करनी पड़ी वो ऐतिहासिक था। और वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो हज़ारों बच्चे हिंदुस्तान में वापस आए। आज इंडिया का एजुकेशन काफ़ी अच्छा डेवलप कर रहा है, यूथ हर चीज़ में अच्छा डेवलप कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी से कहना चाहूँगा कि इंडिया एक ऐसा कंट्री रहेगा कि लोग आने वाले समय में कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भूल जाएंगे और हिंदुस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंदी देंगे। और रही बात आपने कहा मुंबई के पॉपुलेशन की, तो हर स्टेट में आने वाले समय में पॉपुलेशन जब भी बढ़ेगा तब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, आने जाने के लिए सहूलियत होनी चाहिए। तो लोग पनवेल से भी आज भी मुंबई में आते हैं और निकल जाते हैं, सूरत से बिज़नेस करने के लिए मुंबई में आते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन सूरत, अहमदाबाद से लोग आते हैं मुंबई में, डेली आने वाले और डेली जाते हैं, पुणे से आने वाले। और ये कनेक्टिवली अगर बढ़ेगी तो लोग इंडिया और इंडिया में ही सफ़र करेंगे हर एक स्टेट में, तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं होएगी। आज हम अमेरिका का अगर हिस्ट्री देखेंगे, अमेरिका के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो जो हमने सुना है, वहाँ के हमारे कई मित्र हैं बोलते हैं कि सुबह दिन में निकलने के बाद लगभग 13-14 घंटा उनको स्पेंड करना पड़ता है। और वहाँ आने के बाद जो इंडिया में खाने पीने की सहूलियत है, इंडिया में अच्छी तरह जो हम लोग खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, जो हमारा संस्कृति चली है, आज अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में आज आपको पिज़्ज़ा बर्गर के सिवा कोई चारा नहीं है। 13 घंटा 14 घंटा ड्यूटी करके आने के बाद आपको खुद ड्राइव करके आपका जो भी बिजनेस पॉइंट रहेगा, आपका नौकरी का ठिकाना रहेगा, उसको खुद ड्राइव करके आपको जाना पड़ता है। अगर क्राइम की बात करें तो हिंदुस्तान में भी क्राइम हो रहे हैं, लेकिन जो प्रगत कंट्री है, डेवलप कंट्री है, उनके जो क्राइम है वो लोगों तक आ नहीं रहे हैं। ये जो हम लोग आज सुन रहे हैं तो बाहर के कंट्री बहुत डेंजरस हो रही है। इंडिया आने वाले में हर चीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए इंडिया सबसे सुपर पावर रहेगा और लोग इंडिया को प्रिपेयर करेंगे। और जो भी आपको एनालिसिस जो आ रहे हैं, यहाँ से स्टूडेंट बाहर पढ़ने जा रहे हैं, लोगों का अट्रैक्शन रहता है। हम जाके यूरोप में पढ़ाई करें, हम जाके रशिया में पढ़ाई करें, अमेरिका में करें, तो ये लोगों को अट्रैक्शन रहता है। और जिनके पास पैसा है वो जाते हैं, और जिनके पास टैलेंट है, कोई स्कॉलरशिप देता है, वो भी जाते हैं, अलग बात है। लेकिन आना जाना तो होना चाहिए। बाहर के कंट्री में जो डेवलपमेंट है वो भी देखना चाहिए। बाहर के कंट्री में जो अच्छी सुविधा है उसके बारे में हम हिंदुस्तान में आके चर्चा करेंगे। जापान, जर्मनी के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज हमारे यहाँ के भी कई मिनिस्टर जाते हैं, वहाँ पूरा स्टडी करते हैं, वहाँ कैसे ब्रिज बने हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, हिंदुस्तान में होना चाहिए, महाराष्ट्र में होना चाहिए। तो ये लेन देन की बात होती है, और उससे ही पूरा जो आज वर्ल्ड का इकोनॉमी चल रहा है, वो हम लोग जाएंगे नहीं, वो आएंगे नहीं, तो इकोनॉमी कैसा बढ़ेगा? उनके बारे में हमको कैसा मालूम पड़ेगा, हिंदुस्तान के बारे में कैसा मालूम पड़ेगा? लेकिन वो कोई जो भी जा रहे हैं अपने अपने सहूलियत से जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और उनको सबको मेरा बेस्ट विशेस। सर मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हुआ है हिंदुस्तान में, जो मोदी सर ने निकाला था, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ने ओपोज भी किया था कि मेक इन इंडिया के बाद आने के बाद कोई ऐसा प्रोग्रेस हुआ नहीं। आपका क्या कहना है सर मेक इन इंडिया के रिगार्डिंग?
जो ऐसा बोलते हैं मेकिंग इंडिया में तो कई कंसेप्ट है मोदी जी का, लेकिन जो चंद्रयान 3 गया है वो टोटली मेक इन इंडिया है। हिंदुस्तान में उसको पूरा रिसर्च करके हिंदुस्तान के पूरे साइंटिस्ट उसके ऊपर लग के वो एक सक्सेसफुल किया है। वो इंडिया के लिए एक जो अपोजिशन को लिए बोलने के लिए, अभी जो अपोजिशन वाले हैं वो बोलते हैं कोई ना, मैं बड़ा नहीं है उनके बारे में बोलूं, लेकिन जब बड़ा नेता ऐसा बात करता है ये नेहरू की देन है, तो मैं कहना चाहूँगा नेहरू जी 1965 में एक्सपायर हो गए और इसरो की स्थापना 1969 में हो गई। तो ये फ़र्क तो उनको भी बड़े नेता को मालूम पड़ना चाहिए ना। वो मेक इन इंडिया जो कंसेप्ट आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है, वो कंसेप्ट पूरा हिंदुस्तान को आने वाले समय में मजबूत डेवलप करने के लिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान के रोजगार को बढ़ाने के लिए, और हिंदुस्तान में जो जो प्रोडक्ट हो रहे हैं, आज देखो आने वाले समय में हमारा मिल्क रहने दो, हमारी शुगर रहने दो, हमारा गेहूँ रहने दो, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका डिमांड है, बढ़ रहा है। तो ये क्या है, इंडिया में बढ़ने वाला है। एग्रीकल्चर से लेके हर चीज़, आज वंदे भारत ट्रेन देखिए, पूरा टोटली मेक इन इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया में वो मंगाया जा रहा है, इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। तो ये पूरा मेक इन इंडिया आने वाले समय में बहुत सक्सेस होगा। लोगों का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और हमारा सौभाग्य है हमारे देश के लिए एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो छोटी छोटी देश के बारे में, हमारे लोगों के बारे में सोचते हैं। और मोदी जी इतना ही नहीं सोचते हैं, जो हमारे धार्मिक स्थल है, मैं कहना चाहूँगा मेक इन इंडिया का ही वो पार्ट है। जो हमारे धार्मिक स्थल है, मैं खुद वाराणसी जाके अचंभे में हुआ। 10 साल पहले हम गए थे वाराणसी, 3,500 स्क्वायर फीट में बसा हुआ हमारा वाराणसी, जो काशी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, 3,500 स्क्वायर फीट में बसा हुआ था। आज हम देखेंगे 5 लाख स्क्वायर फीट का कॉरिडोर जो बना है, और इतने बड़े रास्ते बनाए। उज्जैन जाओ आप हर जगह, सोमनाथ जाओ, ये सब डेवलप कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की जो 500-700 साल हिंदुस्तान जिसके लिए लड़ते रहे, जिसके लिए कई सुप्रीम कोर्ट से लेके कई दंगे हुए, हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिए, जो सरयू नदी में पूरी लाल लहूलुहान हुई थी, जो लाल नदी हुई थी। आज जो राम मंदिर की, हमारे हिंदुस्तान की जो आस्था है, राम मंदिर खाली घोषणा नहीं, कोर्ट के सभी जो भी फैसले थे, कोर्ट की जो भी अड़चन थी, वो दूर होके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर बन के लोगों के सेवा के लिए खड़ा हो गया। और राम मंदिर आने वाले 14 जनवरी 2024 में लोगों के लिए खुला होगा। और मैं तो कहना चाहूँगा, ये राम मंदिर नहीं है, ये देश का एक लोगों के लिए स्फूर्ति स्थान है। ये देश का आने वाले समय में कई हजारों वर्ष तक एक स्फूर्ति स्थान रहेगा। ऐसा ये राम मंदिर बन रहा है, देश के लिए, लोगों के लिए एक जो बलिदान देने के बाद, और लोगों के लिए एक मिसाल होगी। कई हमारे हिंदुस्तान के प्रोजेक्ट हैं जो नेहरू जी ने नींव रखी थी, आज तक वो पूरे नहीं हुए। इंदिरा जी ने नींव रखी थी, राजीव जी ने रखी थी, वो आज तक पूरे नहीं हुए। लेकिन ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो उसका शुभारंभ भी वही करता है और लोकार्पण भी वही करता है। तो राम मंदिर ये भी मेक इन इंडिया का ही पूरा नज़ारा है। आने वाले समय में आप देखेंगे मेक इन इंडिया के तहत लोग हिंदुस्तान के पूरे समृद्ध, संपन्न, सुखी और मजबूत होंगे। सर, मुंबई में एक अभी न्यूज़ आई थी वाटर ट्रांसपोर्ट का लेकर, जैसे कि अब मेट्रो ट्रेन्स आ चुकी है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट को लेकर भी एक न्यूज़ आ रही थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, आज हमारे मुंबई में जो पानी आ रहा है, वो 150 साल पहले ब्रिटिश लोगों ने जो तालाब बनाए थे, वहाँ से 150 किलोमीटर से पानी आता है। आने वाले समय में वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए एक अच्छा मजबूत कोई योजना होनी चाहिए, जिससे मुंबई के लोगों को, आज आप समझ सकते हैं मुंबई की आबादी 1.5 करोड़ है, और बाहर से लोग रोज़ 50 लाख 25 लाख रोज़ मुंबई में आते हैं। तो हमारे जो तालाब है, पानी की जो समस्या है, वो लोगों को आने वाले समय में वाटर और पानी के बारे में काफ़ी मजबूती से करना है। और मैं जहाँ तक पानी की बात करूँगा, उसके बाद मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो समुंदर हमारे हैं वो काफ़ी कनेक्टिवली होते हैं।
तो वाटर ट्रांसफर के बारे में आपने जो कहा है, मीठी नदी है, गडकरी जी कहा है, वहाँ से भी वाटर ट्रांसपोर्ट अच्छी तरह कनेक्टिवली होनी चाहिए। अगर हमको वसई से हम लोग निकलेंगे तो वाटर ट्रांसपोर्ट से अगर हम लोग मुंबई में, साउथ मुंबई में चर्चगेट में जितने फास्ट पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए हावरक्राफ्ट, ये जो आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में चल रहा था, अलीबाग से जो नावाशे अपना भाऊ के धक्के से जो वाटर क्राफ्ट चालू हुए थे, तो आने वाले समय में वाटर ट्रांसपोर्ट का काफ़ी जरिया होना चाहिए और वाटर ट्रांसपोर्ट के साथ पीने की समस्या की जो समस्या है वो भी अच्छी तरह सॉल्व। सर जैसे कि मुंबई में अब मेट्रो आ चुकी है, तो ट्रैफिक को अगर हम देखें तो बहुत ही कम हो चुकी है, तो लोगों को अब सुविधाएं बहुत अच्छी मिल चुकी है। सर कहीं ना कहीं अब वाटर ट्रांसपोर्ट की बात चल रही है, अब वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? आने वाले समय में अगर मुंबई का आप पूरा एनालिसिस करेंगे और उसका ज्योग्राफी मुंबई का देखेंगे, तो चारों ओर से समुंदर से घिरा हुआ मुंबई है। उसके बाद मीठी नदी जो आज बहुत गंदी हो चुकी है, लेकिन वो कनेक्टिवली आने वाले समय में अगर लोगों को फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट की कुछ सुविधा होने वाली है, तो अगर आप समझ लो वसई से अगर आपको साउथ मुंबई में जाना है, चर्चगेट में जाना है, तो आपको इजी में वाटर ट्रांसपोर्ट का हो सकता है। जैसा आपने देखा न्यू मुंबई और भाऊ का धक्का या गेटवे ऑफ इंडिया, उसको कनेक्टिविटी करने के लिए हावरक्राफ्ट सेवा शुरू हो चुकी है और उससे लोग फास्टेस्ट वहाँ से जाते हैं। कम से कम 3 घंटा, अगर आप अलीबाग जाते हो तो आपको 3 घंटा घूम के जाना पड़ता है, पूरा नवी मुंबई से पूरा आपको अलीबाग जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप वाटर ट्रांसपोर्ट से अगर जाएंगे तो आप आधे घंटा पौना घंटे में भी कनेक्टिव कर सकते हैं। आने वाले समय में गोवा के लिए भी पूरा अच्छा सुविधा शुरू हो चुके हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए में, तो मुंबई में भी वो शॉर्ट में जो है, जो मीठी नदी है, जो हमारे समुंदर है, उसको अगर कनेक्टिवली अच्छी तरह होगी तो वाटर ट्रांसपोर्ट एक आने वाले समय में अच्छा ट्रांसपोर्ट का लोगों के लिए एक सुविधाजनक हो सकता है। सर क्राइम रेट की अगर हम बात करें तो जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उसकी उनके आने के बाद आपके हिसाब से व्हाट इज द रेशियो? एक जमाना ऐसा था, आपको मैं कहना चाहूंगा, मैं बात करूंगा, पुरानी बात करूंगा, 1995 के पहले की बात। अगर लोग एक छोटी सी गाड़ी भी लेते थे तो गैंगस्टर के आपको फोन आते थे। दाऊद का आदमी बोल रहा हूँ, कोई कराची से फोन आता था, कोई दुबई से फोन आता था, कभी मलेशिया से फोन आता था। बड़े पैमाने पे शादी ब्याह करते थे तो लोगों को पूरे फोन आते थे। कुछ भी कुछ काम करते थे तो गैंगस्टर की एक बहुत खंडनी मांगी जाती थी, आपके पास से प्रोटेक्शन मनी मांगा जाता था। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने ये करप्शन और ये जो प्रोटेक्शन मनी, जो खंडनी का सिलसिला बंद करने के लिए दाऊद को अगर पकड़ के लाने की किसी ने बात की होगी तो हमारे दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे जी ने कही थी। और ये करप्शन के लिए पूरा आवाज उठाने वाले हमारे रामदास नायक जो एमएलए थे, उनकी हत्या हुई थी। हमारे जो प्रेम कुमार शर्मा थे, एमएलए थे, उनकी हत्या हुई थी। तो हम लोग लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ये गैंगस्टर और ये करप्शन के खिलाफ लड़े हैं। और 95 के बाद ये कम होते होते 2014 के बाद इसको पूरा खत्म करने का पूरा बीड़ा उठाया है। और मैं बात मुंबई की करूं तो आज पुलिस इतनी सतर्क है और पूरे हिंदुस्तान में मुंबई एक सेफ सिटी करके कहा जाता है। क्राइम तो छोटे मोटे कहाँ झोपड़पट्टी में होते हैं, लेकिन आज भी वो क्राइम को रोकने की हमें जरूरत है। अगर मैं मलाड में बैठा हूँ, मलाड विधानसभा के अध्यक्ष के नाते बैठा हूँ, तो मैं आपको बारे में जरूर जिक्र करूँगा। हमने कई कंप्लेंट की है, वहाँ ड्रग्स माफिया है, भू माफिया है, जो लोगों को धमका डरा के पैसा वसूली करने वाले लोग हैं। आज भी जैसे इलाके में अगर आप अंधेरी से रिक्शा पकड़ेंगे और मलाड जाना है, वो पूछता है रिक्शा वाला मलाड में कहाँ जाना है। अगर जाना है तो आने के लिए वो नहीं कहता है, क्योंकि बाहर का रिक्शा जाता है, तो आज भी वहाँ लूटा जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके पीछे आशीर्वाद किसका है? कोई तो है पॉलिटिशियन, उसके पीछे आशीर्वाद है। ये सब अनऑथोराइज काम चल रहे हैं, क्या है उसके पीछे? कोई तो पॉलिटिशियन है जो आज
यहाँ स्थिति है, मैं जाहिर में नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप अच्छे विजन के लिए हम लोग बैठे हैं, लेकिन ये भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो क्राइम जैसे है, स्लम्स है, वहाँ आज भी क्राइम है, धारावी में है, कई ऐसे झोपड़पट्टी है बड़े बड़े, वहाँ क्राइम है। तो उसको रोकने के लिए पुलिस को सतर्क रहना पड़ेगा और उनको एजुकेट करना पड़ेगा। आज में बहुत सारी स्कूल है, कॉलेज है, लेकिन उनको भी अच्छी तरह डेवलप करना चाहिए। आप आज रात के वक्त जाएंगे में कितना क्राइम आप देखेंगे, भू माफिया कितने खुलेआम घूम रहे हैं। तो उसके हम लोग पुलिस ने कई बार कंप्लेंट किया कि जैसा क्राइम पूरे मुंबई में किधर किधर है, तो उसको रोकने की जरूरत है और आने वाले समय में हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ योर स्ट्रेस बस्टर? जैसे कि आप 24 घंटा काम करते हैं, तो आप अपने आप को फ्री रखने के लिए आप क्या करते हैं सर? फ्री रखने के लिए हमारे भी बिजनेस है, उसमें थोड़ा टाइम देते हैं, बच्चे लोग के लिए कभी टाइम देते हैं, और काम करते करते यही एक आनंद हुआ है। लोगों का काम ही हमारा पूरा, अगर किसी कोई काम हमारे पास लेके आता है और उसका काम हो जाता है तो प्रसन्न मुद्रा से हंसते हंसते जाता है, उसका दिल को अगर अच्छा लगता है तो हमको वही हमारा आजकल सेटिस्फेक्शन हो गया है और वही हमारा हॉबी हुआ है। लोगों का काम करो, लोगों को सेटिस्फेक्शन करो, लोगों की सुविधा जो भी है उसकी तकलीफ अगर हम लोग दूर करते हैं तो उसमें आनंद आता है। तो यही हमारी हॉबी बन गई है। सर अगर हम बात करें मुंबई की तो बीएमसी की बात भी आती है। सर अगर बीएमसी ज़्यादातर लाइमलाइट में आता है तो वो है रेनी सीजन्स में। इस बार भी अगर हम देखें तो बारिश काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बारिश होती है तो पानी भी भर जाता है सर, और ब्लेमिंग डायरेक्टली बीएमसी पे होता है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये हर साल एक इश्यूज तो आते ही हैं? तो अब बीएमसी में एक डेवलपमेंट क्या आने चाहिए, या बीएमसी में डेवलपमेंट हुआ है आपके हिसाब से सर क्या है? देखिए, 1997 से मुंबई महानगर पालिका के ऊपर राज चल रहा है, शिवसेना का राज चल रहा है। मुंबई का आज पूरा अर्थसंकल्प जो है 70,000 करोड़ के ऊपर हमारा खाली सेविंग्स है, और हजारों करोड़ का हमारा अर्थसंकल्प है। उसके बाद हर साल गटर साफ करना, हर साल खड्डे भरना, हर साल हजारों टन का कचरा नाले में से निकालने का, नाले सफाई करने का, और बारिश में हर बार मुंबई भर जाना। ये सिलसिला आज हमने 97 के बाद आज तक तो काफ़ी तक देखा है। लेकिन मैं एक पूरे अभिमान से कहूँगा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, एक साल पहले शिवसेना शिंदे गठ की और हमारी भारतीय जनता पार्टी की देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार बनी, उस सरकार ने पहली बार मुंबई में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का, मुंबई अच्छी तरह डेवलप करने का पूरा एक प्लान बनाया, और मुंबई के 400 किलोमीटर के रास्ते, इंटरनल रास्ते, वो पूरे सीमेंट कंक्रीट के बनाने का पूरा प्लान हुआ है। उसको निधि उपलब्ध हुआ है, लेकिन बारिश के कारण कुछ काम नहीं हो सकते। आने वाले समय में आप देखेंगे ये जितने रास्ते पे जब खड्डे भरे जाते हैं, देखे जाते हैं मानसून में, वो पूरी तरह वो समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि कंक्रीट का रोड बनने के बाद वो खड्डे गिरने की समस्या पूरी दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ ये रोड बनने के टाइम परमानेंटली जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको और डीप और उसका विड्थ बढ़ा के उसको और अच्छी तरह पानी सप्लाई, बारिश के समय उसका अच्छी तरह पानी निकलेगा, उसके लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे मुंबई महानगर पालिका में एक अलग परिवर्तन होगा। जब भी चुनाव होंगे, चुनाव में कई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में कई प्रकार की पिटीशन दाखिल हुए हैं, लेकिन जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी लोगों ने दी हुई एक अच्छी सक्षम सरकार बनेगी। उसके बाद मुंबई का पूरा डेवलपमेंट इस तरह हो जाएगा। आज भी आप देखेंगे जगह जगह पे काम चल रहे हैं, प्रशासक होने के बावजूद भी सरकार के इंस्ट्रक्शन से पूरा बैरिकेडिंग का काम चल रहा है, रोड डेवलपमेंट का काम चल रहा है। आज हमने हमारी ये कोशिश भी है, अगर कोई रोड में आरएल में कोई रोड है और उसके पास उचित अगर पेपर है, तो उसका नुकसान नहीं होते हुए जो रेडी रेकनर का रेट रहेगा उसे 2 गुना उसको पैसा देने की हम लोग ने मांग की है, ताकि वो भी खुशी से जाए और डेवलपमेंट अच्छी तरह हो जाए, रोड बड़े हो जाएगा। एक खूबसूरत मुंबई आने वाले समय में आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप देखेंगे। सर व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ महाराष्ट्र एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया आपके हिसाब से? बार बार मैं जिक्र करूंगा, 2014 के बाद
हिंदुस्तान एक पूरी तरह डेवलप्ड कंट्री हो चुकी है। पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का दबदबा है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान काफ़ी अच्छा डेवलप कर रहा है। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, हर जगह सुविधा हो रही है। कहीं आउट ऑफ इंडिया से कई इंडस्ट्री यहाँ आ रही है, अपना बिजनेस कर रही है। आप देखा होगा सैमसंग का प्लांट बन रहा है, एप्पल का प्लांट बन रहा है। ये सब पूरा डेवलपमेंट हजारों हजारों लाखों लोगों को हमारे यहाँ रोजगार मिलने वाला है। जैसा आपने रोजगार के बारे में कहा, रोजगार मिलने वाला है। और ये तो हिंदुस्तान के बारे में है। महाराष्ट्र के बारे में कहूँगा, महाराष्ट्र एक ज़माने में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 था। आने वाले समय में महाराष्ट्र नंबर 1 बनेगा, क्योंकि जो कनेक्टिवली महाराष्ट्र की हो रही है। आज आपको मैं बताऊंगा, बॉम्बे गोवा रोड, हालांकि हमारा दुर्भाग्य है कि उसको 10-10 साल लगा डेवलपमेंट होने के लिए महाराष्ट्र का, वो भी आने वाले समय में होगा। लोग वाटर ट्रांसपोर्ट की आपने बात की, उससे कनेक्टिवली हो गया। आज नागपुर जाना है तो आपको सुविधा हो रही है, नागपुर के लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के लोग नागपुर जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन होने के बाद मुंबई में जो फाइनेंशियल सिटी है मुंबई पूरे हिंदुस्तान की, वो और डेवलप होगी। और मुंबई का पूरा एक नज़रिया आप देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी को फिर से मौका मिलने के बाद मुंबई महानगर पालिका में हमारा कुछ विज़न है। इस तरह हमको डेवलप करना है। अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल। मैं एक खाली आपको किस्सा बता दूंगा। 25 साल शिवसेना ने मुंबई महानगर पालिका में राज किया और यहाँ से योगिता कोहली नगर सेवक बनने के बाद वो एजुकेशन कमेटी की मेंबर भी बनी। तब हमने एक स्कूल डेवलप करने के लिए ले लिया, चिंचोली स्कूल। और फिर कॉन्ट्रैक्टर को बोला, वो सादा लादी रहता है, फ्लोरिंग टाइल्स, वो सादा लेके आया। बोले ये क्या लेके आया? बोला ऐसा नहीं। बोला अच्छा बोले नहीं, ये हमारे आइटम में यही लिखा है, वो हमको इंस्ट्रक्शन है यही करना। वो अब हमने आवाज उठाई। मुंबई महानगर पालिका के जो स्कूल्स है, इतनी सुविधा है, हजारों करोड़ रुपया हम लोग, हजारों करोड़ रुपया हम लोग खर्चा करते हैं बच्चे लोगों को। स्कूल में यूनिफॉर्म दे रहे हैं, शूज दे रहे हैं, उनको दफ्तर दे रहे हैं। 21 से 25, 27 उनको अलग अलग आइटम दे रहे हैं, कंपोज बॉक्स से लेके पेंसिल, पेन, उसको किताब, हर चीज दे रहे हैं। फिर भी मुंबई महानगर पालिका में बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते। उसका कारण ये है कि पुराने जो स्टाइल से बने हुए फ्लोरिंग है, वो दीवार का वही कलर, पीला लाल कलर, वही, उसमें चेंजेस लाना चाहिए। बच्चा अगर स्कूल में पढ़ने के लिए जाए, कोई भी छोटा बच्चा जाए, तो उसके दिमाग के ऊपर तुरंत ये अट्रैक्ट होना चाहिए। तो आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका के स्कूल भी अच्छे डेवलप हो गए, बच्चे लोग वहाँ आएंगे और कॉन्वेंट के बराबर के वो रहेंगे। आज हम लोग खाली जो हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है, उसमें ही हम उसको एजुकेशन देने का कोशिश करते हैं। हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से अंग्रेजी में उसको जो भी है कॉन्वेंट में पढ़ाई करते हैं, उस तरह का हम एजुकेशन देंगे। तो क्यों बच्चे लोग नहीं आएंगे महानगर पालिका में? तो आने वाले समय में हर तरह से मुंबई महानगर पालिका डेवलप की जाएगी। आने वाले समय में जो हमारे हॉस्पिटल्स है, आज ही 8 दिन पहले, 5 दिन पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी जब केईएम हॉस्पिटल में गए, वो भी उसकी हालत देखने के बाद कई वार्ड ऐसे बंद पड़े थे जिससे हजारों लोगों को सुविधा दे सकते हैं। मुंबई के बीएमसी के हॉस्पिटल की आज हालत बहुत खास्ता है, उसको अच्छा डेवलप करने वाला है। जो गंदा स्मेल आता है अंदर जाने के बाद, उसको हमारा ये विजन है। ये स्कूल, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, जैसा वाटर ट्रांसपोर्ट की बात की। आज हम लोग ने, मैंने इसके पहले भी मेरे बोलने में मैंने जिक्र किया, जो एसटीपी प्लान मुंबई के लिए बन रहा है, कभी सोचा भी नहीं था। 27 साल में उसको 2 बार टेंडरिंग हुआ। खाली उसका सर्वे करने के लिए 500,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया, लेकिन एसटीपी प्लान के बारे में किसी ने बात ही नहीं किया। अगर हमारा पूरा मुंबई में एक ऐसा पूरे वर्ल्ड में हमारा सिटी है, उसका पूरा सीवर का पानी सीधा समुद्र में जाता है, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। उससे आप देख सकते हैं मुंबई के समुद्र क्या हुए, खाड़ी की हालत क्या हुए, एक गटर से भी गंदी हालत हो गई। आने वाले समय में ये सब क्लीन होगा, लोगों को अच्छा हवा आएगी, पोल्यूशन अच्छा हो जाएगा, लोग अच्छी तरह रह सकेंगे। ये हमारा मुंबई महानगर पालिका को डेवलप करने का आने वाले समय में विजन है। सर, अगर हम बात करें 2014 से लेकर अब तक की,
इंडिया की अगर हम बात करें तो अब इंटरनेशनल लेवल पे हम हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं आउट ऑफ इंडिया में, हर एक कंट्री में। और G20 के बारे में तो हर एक को पता ही है, 20 कंट्री यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, इंडिया होस्ट है। 2014 से लेके अभी तक इंडिया में जो बीजेपी ने डेवलपमेंट किया है सर, उसके बारे में आप प्लीज बताएं। आज हम देखेंगे, एक ज़माना था हिंदुस्तान का आदमी आउट ऑफ इंडिया जाता था तो बोलते थे इंडिया से है, लेकिन आज अगर इंडिया से कोई आउट ऑफ इंडिया जाता है, भारत का कोई जाता है, तो उसको पूछा है या यू आर फ्रॉम इंडिया, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। हमारे डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप आज इंडिया में हुआ है, वर्ल्ड उसको देख रहा है अचंभे से। आज हमारी इकोनॉमी जो कितने नंबर पे थी और आज कहाँ है, ये भी आप देख सकते हैं। हम देख सकते हैं आज G20 जो हो रहा है उसका चेयरमैन, उसके प्रेसिडेंट हमारे मोदी जी है। और आज हम टीवी पे खाली देख रहे हैं और लोगों को सुन रहे हैं, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर वहाँ जाता है, वहाँ अमेरिका, रशिया, जर्मनी, जापान का प्राइम मिनिस्टर रहता है, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को किस नज़रिए से लोग देखते हैं। आज हम देखते हैं कि पूरा जो भी बुलेट ट्रेन हो, वंदे भारत एक्सप्रेस हो, ये वो सब इंडिया में बना है, ये डेवलप हुआ है, लोगों के लिए हुआ है। आज हम कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीर के जो ब्रिज बने हैं वो वर्ल्ड क्लास ब्रिज है। आज हम देख रहे हैं, पूरा हम लोग यूपी में जाते हैं, यूपी से अगर हरियाणा जाते हैं, जो द्वारका एक्सप्रेस बना है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एक्सप्रेस वे है। और ये डेवलपमेंट का ये खाली 8 साल में आप देख रहे हो। और डेवलपमेंट के बारे में कुछ बात करनी है तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि कोरोना के पीरियड में पूरा वर्ल्ड डरा हुआ था, कोरोना को कैसा फेस करें ये सोचने में, लेकिन ये सोचते सोचते हमारे मोदी जी ने सबसे पहले वैक्सीन, वर्ल्ड के लिए वैक्सीन दिया। और हिंदुस्तान के 200 करोड़ वैक्सीन फ्री में देने के बाद करोड़ों वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में सप्लाई किए। कई वर्ल्ड को एक मोदी जी ने एक जीवदान दिया है। चाइना से आया हुआ कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को डरा के रखा था, लेकिन मोदी ने जो वैक्सीन दिया पूरे वर्ल्ड को संवारा है, पूरे वर्ल्ड को एक नई चेतना, एक जीने का एक रास्ता बताया है। और आज आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसके पहले भी मैंने जिक्र किया है, जो चंद्रयान 3 जो चांद पे अच्छी तरह उतरा है, उसका पूरा ये इंडिया से बना हुआ है, इंडिया के साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है। और हमारे जो 9 साल में डेवलपमेंट चल रहा है, आने वाले समय में हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 होगा। ये हमारा मोदी जी का सपना है। वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इकोनॉमी रहेगी, वर्ल्ड को सबसे जो चीज़ सब देने वाली इंडिया, जैसा मैंने पहले ही कहा, शुगर हो, चावल हो, आपका मिल्क हो, ये सब प्रोडक्ट इंडिया से आज डिमांड बढ़ रहा है, वर्ल्ड में सब इंडिया से मांगा जा रहा है। तो आने वाले समय में एक डेवलप कंट्री के नाते लोग इंडिया को देखेंगे। बुलेट ट्रेन शुरू हो रही है, मेट्रो शुरू हो रही है, वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू हो रहे हैं, और उसके साथ मैंने पहले भी कहा हमारे कई धार्मिक स्थल हैं वो अच्छी तरह डेवलप हो रहे हैं। हमारी जो सांस्कृतिक हमारी जो भूमि है उसको और अच्छी तरह कर रहे हैं, उसको पवित्र कर रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है, आने वाले समय में आप देखेंगे उज्जैन में देखेंगे, वाराणसी में देखेंगे, ये सब अच्छा डेवलपमेंट का नतीजा है। नदियाँ साफ हो रही है, गंगा पूरी क्लीन हो रही है, ये पूरा इंडिया डेवलपमेंट का नज़ारा आने वाले समय में। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होने के बाद अब आदित्य लॉन्च हो रहा है सर, जो सूर्य पे जाने वाला है। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया सर। आपको बताऊंगा, पूरे यूनिवर्स को चलाता है ऐसा कहा जाता है। अगर यूनिवर्स में पूरा जाता है तो वहाँ से आवाज़ आती है ओम, और ओम हमारे भगवान है, शिव जी भगवान है। तो पूरा आने वाले समय में पूरे यूनिवर्स को अच्छी तरह खोज करके आदित्य और सूरज देखो वहाँ जो उन्होंने जो डेवलपमेंट करके जो भेजा है, आदित्य भेजने वाले हैं, और ये पूरे यूनिवर्स में इंडिया मंगल के ऊपर हम लोग जा चुके हैं। ये सब उसको एक
बोलते विजन चाहिए और उसको करप्शन से दूर हटके चाहिए। देश के लिए करने के लिए मर मिटने की जो ताकत चाहिए वो मोदी जी में है। मोदी जी हमेशा कहते हैं मुझे क्या करना है, न मेरा फैमिली है न बच्चे हैं, मेरा ये 140 करोड़ के मेरे देशवासी हैं, यही मेरा पूरा परिवार है। हमने कभी देखा था हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर दिवाली में होली में हमारे पूरा सीमा पे जाता है, हमारे जवानों के साथ होली मनाता है, हमारे जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं, उनके साथ रहते हैं। ये सब हम पहली बार देख रहे हैं। जो बात की जाती है चाइना जैसे प्राइम मिनिस्टर की, चाइना का आप 2-3 दिन पहले का अगर किस्सा देखेंगे, G20 की जो मीटिंग चल रही थी, मोदी जी उसमें एड्रेस कर रहे थे, वहाँ के सिक्योरिटी वाले लोग ने चाइना के प्राइम मिनिस्टर को भी अंदर नहीं जाने दिया। या हमने टीवी पे देखा हुआ है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे इंडिया का दबदबा कहाँ तक पहुँचा है और अच्छी तरह इंडिया डेवलप हो जाएगी। सर अगर मैं आपकी बात करूं, मैं आपसे डिबेट कर रहा हूं, तो मुझे एक चीज़ याद आ गई है। एक्चुअली परेश सर को तो आप जानते ही हैं सर, मैं उनका शिष्य था 10 साल से और आप उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। मुझे उन्होंने आपके बारे में एक चीज़ बताई थी दैट यू आर अ बेस्ट फ्रेंड फॉर एवरीवन। आप अगर बात आती है फ्रेंडशिप की तो आप हमेशा आगे हो। सर आप आपके फ्रेंड्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आई नो यू आर हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ऑल योर फ्रेंड्स। देखो, मैं तो यहाँ का भूमिपुत्र हूँ, सन ऑफ सॉइल हूँ। मेरा स्कूल का पढ़ाई ये मलाड में हुआ है, मेरा कॉलेज का पढ़ाई भी ये मलाड में हुआ है, मेरा पॉलिटिकल करियर भी ये मलाड में हुआ है और ये मलाड से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे एक अभिमान है और गर्व भी है। जो कॉलेज के ज़माने से, स्कूल के ज़माने से मेरे फ्रेंड हैं, वो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, चाहे राजनीति हो, कोई सामाजिक कार्य हो या कोई फंक्शन हो, सब मेरे साथ जैसे शुरू से थे वैसे आज भी है। और जो फ्रेंडशिप की बात है, मैं आपको कई किस्से ऐसे बताऊंगा। अगर दोस्तों के ऊपर भगवान न करे कोई बुरा समय आए, लेकिन आज भी कभी बुरा समय आएगा तो सबसे पहले दौड़ के जाने वाला सिर्फ सुनील कोहली है। और आने वाले समय में भी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इतनी शक्ति हमें आने वाले समय में दो, हमारे दोस्तों की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, और ये मलाड की हर एक जनता को एक अच्छा नेतृत्व देने की भी हमें शक्ति दो, ऐसे भगवान से प्रार्थना। सर हमारे चैनल द चैटकाट, हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा आपका द चैनल आपने चालू किया है, पॉडकास्ट द चैटकैट, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपके चैनल के जरिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम लोग टीवी लगाने के बाद न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ पे वही न्यूज़ बार बार रिपीट करके जो घटना हुई नहीं है वो बार बार बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल से ये उम्मीद करूँगा कि लोगों का सच्चा दुख, सच्चा दर्द और जो फैक्ट है वही आप लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि इतने चैनल से, इतने सब कई प्रकार के चैनल टीवी पे मराठी, हिंदी, इंग्लिश हर लैंग्वेज में है, लेकिन आपका द पॉडकास्ट चैटकैट लोग जब भी लगाएंगे वो भी, जैसा आज हम लोग मोदी जी का अगर भाषण रहेगा तो कंटिन्यू सुनते हैं, वैसा आपका चैनल रहेगा तो लोग हिम्मत नहीं करेंगे कि दूसरे चैनल पे जाए। आपका चैनल अच्छी तरह देखे और लोगों की समस्या आप अच्छी तरह लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसे में आपसे उम्मीद। सर आपका हमारे चैटकाट में आपने हमें कीमती वक्त दिया सर, उसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर कमिंग टू अ पॉडकास्ट सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।